डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कास्ट अकाउंटिंग बीकॉम फाइनल का सब्जेक्ट है जो कि हमारे यहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर एनुअल सिस्टम के तहत कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। इसको आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम स्टेटमेंट और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है। बेसिकली इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। तो आज के लेक्चर में हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी सीखेंगे कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट होती क्या है, इसका मकसद क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं वो इनकम स्टेटमेंट की आ जाती है, बैलेंस शीट की आ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स की आ जाती है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन की आ जाती है। ये पर्टिकुलर डेट्स को बनाई जाती हैं। इसमें जो डेट होती है वो मेंशन की जाती है, ठीक है। तो उसकी बेस पे हम फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए जो है ना वो किसी भी फर्म की, किसी भी कंसर्न की फाइनेंशियल पोजीशन उस पर्टिकुलर डेट को चेक करने के लिए हम लोग ये चार तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो हम इसमें इनकम स्टेटमेंट और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को डिस्कस करने के लिए जाएंगे। ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंसर्न होता है, जो कंपनी होती है, उसके ऑपरेशन का एक सिंपल सा छोटा सा फ्लो चार्ट है यहाँ पे। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, ये डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है जी। ये कॉस्ट वाली साइड है। यहाँ पे ये वर्क इन प्रोसेस है, ये फिनिश गुड्स है और ये इनकम स्टेटमेंट वाली साइड है। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग में तीन तरह की कॉस्ट जो होती है वो बड़ी अहम होती है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ये तीन तरह की कॉस्ट जो होती है वो अप्लाई हो रही होती है। एक डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, एक डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट। इसको आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड होता क्या है। उसके बाद जो हमारी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होती है, मीन टू से जो हमारा इनकम्प्लीट वर्क होता है उसको हम लोग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का नाम देते हैं। जब चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो वो फिर फिनिश गुड्स के तौर पे हम उसको ट्रीट कर रहे होते हैं और इसके बाद हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है ना वो वजूद में आ जाती है। ठीक हो गया जी। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट तक तो ये चीज़ें जो है ना वो हमने डिस्कस करनी है। लेकिन इसके अलावा जब हम इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं तो उसमें हमें इन चीज़ों के अलावा जो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होते हैं वो भी हमें नज़र आते हैं, जिसमें सेलिंग एक्सपेंस हो गए जो मार्केटिंग एक्टिविटी को रिलेट कर रहे होते हैं, एडमिन एक्सपेंस होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को रिलेट कर रहे होते हैं, और इंटरेस्ट वगैरह होते हैं जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये सारे खर्चे जो है ना इसको भी हम इनकम स्टेटमेंट में जो प्रिपेयर करने में हम इनको कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का एक सिंपल सा एक फॉर्मेट है, आपके सामने नज़र आ रहा कि हमने इस फॉर्मेट के तहत चलना है। हमने कैसे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, उसका उसका फ्लो क्या होगा। तो टॉप पे आप देखें ये टाइटल कहलाता है। सबसे पहले कंपनी का नाम, जो भी XYZ कंपनी का नाम होगा। उसके बाद हम करने के लिए क्या जा रहे हैं, हम कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाने के लिए जा रहे हैं। और किस डेट तक की, यानी कि एंडिंग की डेट जब तक कि हम ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट की पोजीशन देखना चाह रहे हैं, तो वो डेट यहाँ पे मेंशन होगी। तो हम डायरेक्ट मटेरियल से, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे पहले भी बता के आया हूँ कि हम डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट मटेरियल में बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी, यानी कि हम जिस पीरियड की स्टार्टिंग और एंडिंग की डेट, जिस पीरियड की ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस पीरियड से पहले से अगर हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो वो ओपनिंग की रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हमारे पास कहलाएगी। इसमें हम नेट परचेजेस को ऐड करते हैं। नेट परचेजेस से क्या मीनिंग लेते हैं हम लोग कि परचेजेस में बाज़ औक़ात हमें कुछ अलाउंसेस भी होते हैं, रिटर्न्स भी हमें करने पड़ते हैं, कुछ डिस्काउंट भी हमें वहाँ पे रिसीव होता है। तो इसलिए हम इन तमाम चीज़ों को ऐड लेस करने के बाद, सेटल करने के बाद जो हमारे पास परचेजेस आती हैं वो नेट परचेजेस आती हैं। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, जिसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट है हमारे पास कि जो हमने चीज़ें रॉ मटेरियल परचेज़ की है उसको हम अपने गुडान तक, परचेजेस के गुडान तक लाने तक हमारे ऊपर उसका जितना भी खर्चा आया उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में हम ऐड करके, तो ये नेट परचेजेस हमारे पास आ जाती हैं। जब हम बिगनिंग या ओपनिंग इन्वेंट्री में नेट परचेजेस को ऐड करते हैं, हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाता है।
फिर इसी तरीके से जैसे ओपनिंग या बिगनिंग इन्वेंट्री थी रॉ मटेरियल की, ऐसे ही एंडिंग इन्वेंट्री भी होगी जो कि हमारी क्लोजिंग की डेट पे बाकी बची हुई होगी, उसको हम लेस कर देते हैं तो रॉ मटेरियल यूज आ जाता है या मटेरियल पुट इनटू प्रोसेस आ जाता है। ये वही मटेरियल की कॉस्ट है जो जहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई कहे कि डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या होती है, तो ये यही वाली रॉ मटेरियल यूज़ की कॉस्ट हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की कॉस्ट होती है हमारे पास। उसके बाद डायरेक्ट लेबर आ जाती है। अब डायरेक्ट लेबर क्या होती है, आप किसी से भी उसकी फ़िज़िकल या मेंटल सर्विसेज जब आप लेते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको यूज़ करने के लिए, तो उसको जो आप उसकी सर्विसेज के रिवार्ड के तौर पे जब आप उसको पे कर रहे होते हैं, को रेम्यूनरेशन दे रहे होते हैं, तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी कहलाती है। तो रॉ मटेरियल यूज या मटेरियल की कॉस्ट में जब हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये प्राइम कॉस्ट आ जाती है। ये आपको प्राइम कॉस्ट नज़र आ रही है जी, ठीक है जी। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड किस किस्म के खर्चे होते हैं, किस किस्म के ओवरहेड होते हैं, याद रखिएगा कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा किसी भी किस्म की जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होती है वो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड कहलाती है। तो फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं तो ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास बन जाती है। उसके बाद इनकम्प्लीट जो हमारे पास प्रोडक्शन जो अभी होती है हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में, यानी कि जो चीज़ें हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अभी वो मुकम्मल नहीं हुई, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ प्रोसेस अभी पेंडिंग है, तो उनको हम वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री के नाम पे लेते हैं। तो इसी तरीके से ये भी ओपनिंग और एंडिंग हो सकती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री को टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। इसमें से हम एंडिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास पोर्शन आ जाता है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का। अब ये फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्या होती है, ये कंप्लीट प्रोडक्शन जो हमारे पास हो चुकी होती है, यानी कि जो चीज़ें हम प्रोडक्शन करना चाह रहे होते हैं, जो फाइनली हमारे पास जो हम उनको तैयार कर लेते हैं, तो वो फिनिश गुड्स कहलाती हैं हमारी। उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री को हम ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाती है, और जो हमारे पास सेल होने से बाकी बच जाती है वो एंडिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की कहलाती है। उसको हम माइनस करते थे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है हमारे पास। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमने बेच दी अपने कस्टमर्स को, उनकी टोटल लागत कितनी थी, उन पे कॉस्ट कितनी आई थी। तो ये कॉस्ट का जब तक हमें पता नहीं चलता तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिसीजंस होते हैं वो नहीं ले सकते। इसलिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं। तो मैं एट द एंड आपको एक छोटी सी इसकी समरी दोबारा से बता देता हूँ कि इसका फ़्लो कैसे होता है। देखिए, हम डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री से स्टार्ट लेते हैं, उसमें हम नेट परचेजेस को ऐड करते हैं तो कॉस्ट रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाता है। एंडिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की लेस करते हैं तो रॉ मटेरियल यूज़ आ जाता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाती है। डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट आ जाती है। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास आ जाती है। फिर वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री को टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है हमारे पास। उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाता है। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जब हम फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है। इसमें से हम एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाने का। सिंपल सी एक आपको एक इसका फॉर्मेट मैंने बताया है, इसमें कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है। इस थ्रू आउट द चैप्टर हमने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। अगर ये दो कॉलम्स आपको अमाउंट वाले कंफ्यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐड लेस करते जाएं, एक ही कॉलम बना लें, वो भी आपका काम चल जाएगा। बाकी इन दो कॉलम तीन कॉलम इनको हम बाद में देख लेंगे, ठीक हो गई। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारे पास यहाँ पे आई है, हमने इसी के लिए ये सारा फॉर्मेट बनाया। इस फॉर्मेट को आप लोग फॉलो करें, बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो फिर इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।